Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely War and Peace by Izaz Ahmad. अब हम देखने जा रहे हैं वार एंड पीस को। तो इस आर्टिकल में आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि हम क्या देखेंगे। बेसिकली इसमें वार जिन कंट्रीज में हुई है, एक रीजन में ही रहते हुए किन किन कंट्रीज के दरमियान वॉर हुई, और फिर वो वार से किस तरह से उनकी जो उनका जो तवज्जो है वो किस तरह से जो है वो पीस की तरफ जो है वो चली गई, और उन्होंने किस तरीके से पीसफुल रह कर जो है वो तरक्की भी की है। और बेसिकली यहाँ पर आपको राइटर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया, जो कि साउथ एशियन रीजन से ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों कंट्रीज के दरमियान जो कश्मीर इशू के हवाले से जो वॉर चलती आई हैं सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिंस पार्टीशन, तो उसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्यों नहीं हम भी उन कंट्रीज की तरह ही जो है वो वॉर से पीस की तरफ क्यों नहीं मुंतकिल हो जाते और बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी यहाँ पर। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन के ऊपर यहाँ पर रोशनी डाली जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। When you enter the Arsenal Palace in Vienna, which has now been turned into a war museum, अब वो बता रहे हैं कि जब आप एंटर होते हैं आर्सेनल पैलेस इन वियना में, जो कि टर्न हो गया, ठीक है, वॉर म्यूजियम में, वन फाइंड्स अ एम्फेटिक शॉर्ट स्टेटमेंट एनग्रेव्ड ऑन द साइड पिलर ऑफ द ग्रैंड एंट्रेंस। तो उसकी ग्रैंड एंट्रेंस के साइड पर एक पिलर, साइड पिलर पर एक ये लिखा हुआ आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगी, जो कि क्या है, क्राइग गेहोट एंस म्यूजियम। इसका क्या मतलब है? विच ट्रांसलेट टू वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम, यानी कि म्यूजियम से वॉर बिलोंग करती है। ठीक है, द गैलरीज ऑफ द म्यूजियम शोकेस द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रिया। और जो गैलरी जो है म्यूजियम शोकेस में, उसमें हमें किस चीज की जो है डिस्प्ले नजर आता है? मिलिट्री हिस्ट्री देखने को मिलती है ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हो रही है ये। विच सफर्ड फ्रॉम नियरली एवरी वॉर फॉट इन यूरोप ड्यूरिंग द पास्ट मिलेनिया, यानी कि पास्ट मिलेनिया से जो यूरोप में जो वॉर्स चलती आ रही हैं, जो वॉर लड़ी गई हैं, जंगें लड़ी गई हैं, उसमें को सफर करते रहे हैं लोग। ठीक है, उसके हवाले से यहाँ पर हमें देखने को इस म्यूजियम में मिलता है। 1000 किलोमीटर्स अवे, और उससे 1000 किलोमीटर्स अवे अगर हम जाएं, इन सदरन नीदरलैंड, सदरन नीदरलैंड की तरफ हम जाएं, वॉर म्यूजियम ओवरलून हैज आल्सो अडॉप्टेड द मोटो। तो वहां पर भी वॉर म्यूजियम का सेम एक मोटो आपको अडॉप्ट होता हुआ नजर आएगा। क्या मोटो होता है उनका? कि वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम। वहां पर भी पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया की बात की, अब सदरन नीदरलैंड में भी यहाँ पर ये मेंशन है कि वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम डिपिक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पर जो 1000 किलोमीटर अवे जो नीदरलैंड की इन्होंने बात की, वहां पे वो क्या चीज डिपिक्ट कर रही है? वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम। वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हुए दिखा रहे हैं कि इन विच 50 मिलियन लाइव्स वर लॉस्ट, जिसमें 50 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। द सराउंडिंग्स ऑफ ओवरलून हैड विटनेस्ड अ मेजर बैटल इन्वॉल्विंग द अमेरिकन शेरमैन टैंक्स एंड द जर्मन पैंथर टैंक्स इन 1944। ठीक है, उसमें आपको अमेरिकन शेरमैन टैंक्स, जर्मन पैंथर टैंक्स भी देखने को मिलेंगे 1944 में जो थे। ऑस्ट्रिया एंड द नीदरलैंड वर ऑन ऑपोजिट साइड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया दोनों मध्य मुकाबल थे, एक दूसरे के सामने थे। ठीक है, एक दूसरे के आपके हैं एनिमी स्टेट्स थे। हाउएवर बोथ हैव रीच्ड द सेम कंक्लूजन, लेकिन ताहम दोनों जो हैं सेम कंक्लूजन पर पहुंचे, सेम नतीजे पर पहुंचे, दैट वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम। के वॉर कहाँ से बिलोंग करती है? म्यूजियम से। जैसे कि आपको उन्होंने बताया ना, पहले ऑस्ट्रिया में बताया कि वॉर बिलोंग्स टू जो है इन अ म्यूजियम। ठीक है, ऑस्ट्रिया में भी यही बताया, नीदरलैंड में भी। तो दोनों कंक्लूजन पे कब, अब आज के दौर में दोनों सेम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ठीक है, दैट वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम, कि आपको वॉर की बाद जो है वो चीजें म्यूजियम में रखी हुई नजर आएंगी, क्योंकि सब इतना तबाह हो चुका होता है, इतनी तबाही हो चुकी है कि वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम। ठीक है, दोनों का कंक्लूजन सेम है, ऑस्ट्रिया का भी और नीदरलैंड का भी। दैट पीस इज फॉर मोर प्रीशियस देन विक्ट्री ओवर द राइवल। ठीक है, जो पीस है वो कहते हैं, जो पीस है वो ज्यादा प्रीशियस है इसकी बजाय कि हम राइवल पर विक्ट्री हासिल करें। ठीक है, फॉर 7 डिकेड्स नाउ, अब 7 दहाइयों के बाद, the Europeans, including the Dutch and Austrians, have reaped the benefits for working together। ठीक है, अब 7 दहाइयों के बाद यूरोपियंस, जिनमें डच और ऑस्ट्रियंस शामिल हैं, उन्होंने नए बेनिफिट्स लेना शुरू किए हैं इकट्ठे काम करके। बोथ कंट्रीज आर वेल डेवलप्ड एंड प्रोस्पेरियस, दोनों ही कंट्रीज वेल डेवलप्ड हैं, खुशहाल हैं, प्रोवाइडिंग एवरी कंसीवेबल फैसिलिटी टू देयर सिटीजन, और हर जो उनसे मुमकिन हो पाती है वो जो है वो फैसिलिटी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। टुडे
आज अकॉर्डिंग टू द IMF द नीदरलैंड्स GDP पर कैपिटा इज एन इम्प्रेसिव फिगर ऑफ $61,100 while Austria is not far behind at $56,800। तो आज जो IMF की के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की GDP आपको इतनी $61,100 बताई गई है, और ऑस्ट्रिया भी कुछ पीछे नहीं, उसकी भी $56,800 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पीस की तरफ मुंतकिल हुए हैं। न्यू चैलेंजेस आर इमर्जिंग फॉर द यूरोपियन यूनियन, और नए चैलेंज जो हैं वो EU के लिए उभर रहे हैं, लाइक द वॉर इन यूक्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वॉर जो है यूक्रेन में हो रही है, एंड द इश्यूज रिलेटिंग टू द US चाइना कंपटीशन। ठीक है, उसके अलावा जो इश्यूज हैं जो कि US चाइना कंपटीशन की वजह से उभर कर सामने आ रहे हैं, वो US के लिए EU के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए जो हैं वो न्यू चैलेंजेस जो हैं वो उभर कर इस तरह से सामने आ रहे हैं। Yet the fundamental direction of the European continent remains firmly anchored in peace, human rights and prosperity for their citizens। ठीक है, उसके जो हैं फंडामेंटल डायरेक्शंस किस तरफ हैं कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जितने भी हैं वहां पर पीस को कंफर्म किया जाए, ह्यूमन राइट्स को कंफर्म किया जाए और प्रोस्पेरिटी लेकर आई जाए तमाम सिटीजन्स के लिए वहां के। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप सफर्ड 1,000 years ऑफ फ्रैक्ट्रिसाइडल वॉर्स एमिडिस्ट शिफ्टिंग अलायंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जो यूरोप का कॉन्टिनेंट था ना वो सालों से सफर करता आया है, बहुत ही तबाहकुन वहाँ पे जंगें देखने को मिली हैं, और जो अलायंसेस हैं वो भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, जंगों में अलायंसेस भी तब्दील हो जाते थे, एंड फाइनली रीच द कंक्लूजन, और वो लोग फिर फाइनली एक कंक्लूजन, एक नतीजे पर पहुंचे, दैट वॉर्स डू नॉट रिजॉल्व इशूज, के जंगें जो हैं, जो वॉर्स हैं वो इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करती, रादर कॉम्प्लिकेट देम, बल्कि इसके बजाय वो उसको और ज्यादा मजीद उलझा देती हैं, कॉम्प्लिकेट बना देती हैं। यूरोप सफर्ड 1,000 years ऑफ फैट्रिसाइडल वॉर्स। ठीक है, यूरोप जो है वो 1,000 years से तबाहकुन जंगों का शिकार रहा है। रिग्रेटेबली, ठीक है, साउथ एशिया हैज नॉट लर्नड एनी सच लेसन फ्रॉम इट्स ओन हिस्ट्री। लेकिन वो बता रहे हैं कि एक बहुत ही एक हमें रिग्रेट वाली बात है कि साउथ एशिया जो है उसने अपनी हिस्ट्री से किसी किस्म का कोई लेसन नहीं सीखा। ठीक है, पहले उसने राइटर ने यूरोप का तमाम हवाला आपको सामने पेश किया है, उसके हवाले से आपको बताया है, अब वो अपने मेन पॉइंट की तरफ साउथ एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस द अर्ली लाइफ ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज स्केयर्ड बाय द मिथ mayhem क्रिएटेड बाय द स्वैप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर जो दोनों कंट्रीज थे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, उनकी लाइफ में जो है वो काफी स्वैप देखने को मिला है, तबादला हुआ पॉपुलेशन का। ठीक है, आपको पता ही है किस तरह से दो जो हैं वो कंट्रीज जो हैं उनके अलग अलग हुए। ठीक है, पार्टीशन हुई, लीडिंग टू 1 million किल्ड, जिनमें क्या हुआ, मिलियन मर गए, एंड 10 million डिस्प्लेस्ड, और 10 million जो है वो डिस्प्लेस भी हो गए। ठीक है, इश्यूज ओवर डिवीजन ऑफ एसिड्स, उसके बाद असासों का इशू उठा, एंड स्टॉपेज ऑफ केनाल वाटर आल्सो प्लेड अ पार्ट इन डीपनिंग मिसट्रस्ट, और उसके अलावा जो असासों के बाद जो पानी के स्टॉपेज का मसला, केनाल्स का मसला जो था, उसने एक अलग जो है वो और ज्यादा डीप कर दिया मिसट्रस्ट को। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर अ डिस्प्यूट, ये जो झगड़ा था, इरप्टेड, उभरा, ओवर द पॉलिटिकल डेस्टिनी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जो पॉलिटिकल डेस्टिनी है उसके हवाले से और ज्यादा ये मसला उभरता चला गया, विच कंटिन्यू टू डेट, जो आज भी जारी है। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इन अ स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, इसकी बजाय कि हम लोग इन चैलेंजेस को कॉपरेशन की स्पिरिट से हल करते, बोथ साइड्स वर्क एट क्रॉस पर्पस, दोनों साइड्स ने क्रॉस पर्पस के तौर पर इस पर काम किया, एंड दस केप्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और एक दूसरे से फिर क्या हुए, परे हटते चले गए। नीदर वॉर्स, अब आप देख सकते हैं 1948, 65, 71 एंड 1999 नॉर पीस अटेम्प्ट्स, इनमें भी पीस अटेम्प्ट्स नहीं हुई, जंगें हुई। फिर 99 की जंग हुई, 2004 की, 2015 में इस तरह से आपको पता ही है कि वाकयात आए, उभरे, हैव रिजॉल्व देयर म्यूचुअल ग्रीवेंसेस। ठीक है, यानी कि किस लिए हुई ये तमाम चीजें, उनकी जो एक दूसरे के खिलाफ ग्रीवेंसेस थी, जो शिकायत थी, उसके हवाले से। द डीप म्यूचुअल मिसट्रस्ट कंटिन्यूज, लेकिन जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। अ वॉर बिटवीन देम इज नाउ अनथिंकेबल एज दैट वुड बी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो ये एक अनथिंकेबल बात होगी कि जो है वो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है वो दोनों तरफ से हो सकती है। ठीक है, येट बोथ
countries continue their conventional confrontation below the nuclear overhang, as was illustrated by the Kargil conflict of 1999 and the Indian surgical strike of 2019। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से जो एक कन्फ्रंटेशन, जो एक रवायती, एक कन्वेंशनल जो तसादुम चलता आ रहा है, कन्फ्रंटेशन चलती आ रही है, ठीक है, जिनमें आपको नजर आ सकता है कारगिल की जंग देखते हैं आप, सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में इंडिया की तरफ से हुए हैं, वो तमाम चीजें और ज्यादा इनको मजीद उलझाती जा रही हैं। To mitigate nuclear risk, both countries started discussing nuclear confidence building measures, but the process stopped in December 2012। अब दोनों कंट्रीज ने सोचा कि डिस्कस किया जाए, स्टार्ट करना किया जाए, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट किए जाए, मगर ये चीज की काम जो है वो स्टॉप हो गया दिसंबर 2012 में। फॉर अ डिकेड नाउ, अब भी दहाई गुजर गई है, नाउ सच डिस्कशन हैज टेकन प्लेस, तो इस तरह की डिस्कशन जो है वो टेकन प्लेस उस तरीके से नहीं हुई है। As if taking a cue from the Chinese military strategist Sun Tzu, who opined that the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट की बात करें, sun tzu की, तो वो क्या ओपिनियन देते थे, वो भी यही कहते थे कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर यही है कि दुश्मन को आप लड़े बगैर सब ड्यू कर दें। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नाउ एक्सपेंडेड देयर कॉन्फ्लिक्ट टू अदर डोमेन्स। अब पाकिस्तान और इंडिया अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अदर डोमेन्स में भी फैलाते जा रहे हैं, सच एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स एंड प्रॉक्सी वॉर्स। ठीक है, ये इन तीनों चीजों में ज्यादा से ज्यादा वो और ज्यादा मजीद जो है वो गहरी खाइयों में जाते जा रहे हैं। इंडिया इज अपसेट दैट पाकिस्तान हैज नॉट डन एनफ टू कंटेन द एक्टिविटीज ऑफ एंटी इंडियन इंडिया मिलिटेंट एलिगडली बेस्ड इन पाकिस्तान। इंडिया कहता है उसकी तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट एंटी इंडियन जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो है वो काम में मुलविस है। ठीक है, ये पाकिस्तान पर वो इस तरीके का इल्जाम लगाता है। The latter is concerned that India is sponsoring terrorism and instability in Pakistan through its agents like Commander कुलभूषण यादव। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से ये है कि वो टेररिज्म को फरोग दे रहा है, इंडिया पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को ज्यादा फरोग दे रहा है। ठीक है, जिसमें कुलभूषण यादव का किस्सा हम लोगों को जो है वो इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। वो वॉज कॉट रेड हैंडेड इन बलोचिस्तान, जिसको रंगे हाथों जो है वो बलोचिस्तान में पकड़ा गया था। बोथ कंट्रीज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज प्रोपागेंडा अगेंस्ट ईच अदर। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा में जो है वो मुलविस हैं, कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान बैशिंग इज अ रेगुलर इलेक्शन इशू इन नदर्न इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो रेगुलर इलेक्शन जो इशू वो नदर्न इंडिया में चल रहे हैं उसको बैशिंग कर रहा है। ठीक है, ऑल द रिलेशंस विद इंडिया आर नॉट एन इलेक्शन इशू इन पाकिस्तान। ठीक है, जो क्योंकि जो इंडिया में इलेक्शन रिलेशंस का इशू है, इलेक्शंस का इशू है, वो पाकिस्तान में नहीं है। येट इफ समवन टेक्स एन इनिशिएटिव ऑफ पीस एंड विद इंडिया, ठीक है, तो इसलिए किसी को चाहिए कि एक इनिशिएटिव ले जो पीस लेकर आए इनमें। ठीक है, लाइक अमन की आशा, जो कि कैसा हो, अमन की आशा हो, यानी कि एक अमन की झंडी नजर आए। ठीक है, मसाइल का हल नजर आए, एक अमन नजर आए, पीस नजर आए। इट इज व्यूड विद सस्पिशन एंड रिसेंटमेंट, लेकिन इसको बहुत ही शक की निगाह से और नाराजगी के साथ देखा जाता है अमन की आशा के हवाले से जो बात की जाती है। रिसेंटली इंडिया took the propaganda war to a new high point with the EU's disinfo lab discovering a massive campaign being run by India against Pakistan using hundreds of fake NGOs and website which it dubbed the Indian Chronicles। ठीक है, अब यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया है वो बहुत सी जो है वो फेक एनजीओज भी चला रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं। ठीक है, जो कि क्रॉनिकल्स हमें नजर आते हैं, डब्ड हुई भी होती हैं। ठीक है, इवन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके अलावा अगर हम सार्क की बात करें, हैज नॉट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इन साउथ एशिया। तो सार्क भी जो है वो फेल ही रही है, सक्सेस हासिल नहीं कर पाई है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कायम करने में साउथ एशिया में। फाउंडेड 38 ईयर्स अगो, अब 38 साल हो चुके हैं, ठीक है, उसको बने उससे पहले। इट स्टैंड्स टुडे एज एन इनइफेक्टिव डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी भी वो जो है वो एक इनइफेक्टिव और एक खिफ्ता जो सोई हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ही रोल अभी तक प्ले कर रही है। ओइंग मेनली टू डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी भी डिफरेंसेस नजर आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। द सार्क हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लास्ट मेट इन 2014 इन नेपाल। अब जो सार्क के हेड्स थे गवर्नमेंट के वो 2014 में नेपाल में मिले थे। India refused to attend the SAARC summit that was to take place in Islamabad in 2016, और अब SAARC की एक समिट बुलाई गई थी 2016 इस्लामाबाद में, लेकिन जो है इंडिया ने उसमें आने से इनकार कर दिया। It even lobbied other SAARC members to regret their participation, जिसकी वजह से SAARC के दूसरे मेंबर्स भी को भी रिग्रेट हुआ उनकी पार्टिसिपेशन के हवाले से। टुडे अगर आज की बात की जाए,
मैनी एनालिस्ट लाइक टू डिस्क्राइब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एज नो वॉर नो पीस। ठीक है, तो बहुत से एनालिस्ट यही डिस्क्राइब करते हैं इनके पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में कि इनके रिलेशन में ना तो वॉर है और ना ही पीस है, नो वॉर नो पीस। वन wonders when the two would learn the lesson which the Europeans learned 3/4 of a century ago, war belongs in a museum। तो कोई एक शख्स ये भी सोच सकता है कि इनको वो लेसन लर्न करना चाहिए जो यूरोपियंस ने 3 क्वार्टर पहले ही, एक सेंचुरी के 3 क्वार्टर पहले ही वो इस सबक को सीख चुके हैं और पीस की तरफ जा चुके हैं। और उन्होंने सबक क्या सीखा है? वॉर बिलोंग्स इन अ म्यूजियम, के वॉर सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम से बिलोंग करती है, अदरवाइज इसका कोई नतीजा, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई फायदा निकल कर सामने नहीं आता है। तो यही है कि हमें जो है वो पीस की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।